50 वर्ष पहले आज ही के दिन 25 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा हुई थी। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति और विदेशी ताकतों की साजिश का हवाला देते हुए भारत के संविधान को एक कागज का छोटा सा टुकड़ा बनाकर रख दिया था। ये वो दौर था जब सरकार की आलोचना करने के लिए 1,20,000 विपक्षी नेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, लेखकों, पत्रकारों के लिए 1,20,000 लोग गिरफ्तार हुए थे। सोचकर देखिए, आज अगर कोई सरकार 1.25 लाख लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, क्या यह संभव है? और अगर हो तो आप क्या कहेंगे? 1,20,000 लोग गिरफ्तार हुए थे। इन आंकड़ों को आप भूलिएगा नहीं। संजय गांधी के निर्देश पर अकेले इस दिल्ली शहर में 1.5 लाख झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर चलाया गया था। आजकल बुलडोजर को लेकर बड़े विवाद होते हैं कि बुलडोजर चला दिया, यह अन्याय है। उस समय 1.5 लाख मकानों पर बुलडोजर चला था और आप सोचिए उस समय के हालात क्या रहे होंगे। पुलिस की गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 1,10,00,000 लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की गई थी और इसके कारण, इस जबरदस्ती नसबंदी के साइड इफेक्ट्स की वजह से 1,774 लोगों की जान भी चली गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। सोचिए, आप सोच सकते हैं कि 1,10,00,000 पुरुषों की जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी करा दी जाए। संख्या देखिए, छोटी मोटी संख्या नहीं है, 1,000, 2,000, 4,000 नहीं है, 1,10,00,000 लोगों की नसबंदी हो गई। अब यह देखिए, उस वक्त भारत की आबादी लगभग 61 करोड़ थी। इनमें से 15 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की आबादी 19 करोड़ के आसपास थी। इनमें से सरकार ने लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पुरुषों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी। मैं आपको जो ब्रेकअप दे रहा हूं, ये 15 साल से ज्यादा के जो लोग थे, 15 से 59 वर्ष के जो लोग थे, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। उस वक्त उनकी जो आबादी थी 53.9% थी। अगर पुरुषों की आबादी का आप ये ब्रेकअप लें, 15 से 59 वर्ष। अब आप सोचिए, अगर 15 साल के तो थोड़े छोटे बच्चे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ये देखिए कि इसमें 20 से 40 वर्ष के वर्ग को अगर आप और छांटेंगे तो उसकी संख्या और भी कम होगी। और उस संख्या में से आप सोचिए कि 1,10,00,000 पुरुषों की जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी कर दी गई थी। प्रेस, मीडिया और फिल्मों पर सेंसरशिप लगाई गई। उस वक्त अखबारों को किसी भी प्रकाशन से पहले सरकार की अनुमति लेनी होती थी। आपातकाल के दौरान 25,962 सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया और हमने 2 दिन पहले आपको बताया था, इस इमरजेंसी का मकसद था भारत में वन पार्टी सिस्टम लाकर कांग्रेस और गांधी परिवार को हमेशा के लिए सत्ता में स्थायी बना देना। अब आप इंदिरा गांधी का वो भाषण सुनिए जो इमरजेंसी लागू करते समय ऑल इंडिया रेडियो पर उन्होंने कहा था। और इंदिरा गांधी ने तब कहा था कि वो ये इमरजेंसी देश की अखंडता को कायम रखने के लिए लगा रही हैं और इससे देश के लोगों की भलाई होगी। उस दिन उन्होंने रेडियो पर देश के लोगों को क्या संदेश दिया था और कैसे इमरजेंसी की घोषणा की थी, अब जरा आप सुनिए, आज से 50 साल पहले। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। विधिवत रूप से निर्वाचित सरकारों को कार्य नहीं करने दिया गया है और कुछ मामलों में वैध रूप से निर्वाचित विधानसभाओं को विघटित करने के उद्देश्य से सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया। हमारे देश में आजकल के जो लोग हैं, इनमें से ज़्यादातर तो ऐसे हैं जो उस समय 1975 में पैदा भी नहीं हुए होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो 1975 में बिल्कुल छोटे बच्चे रहे होंगे, जो आज उस घटना को शायद याद भी नहीं कर पाते। जो लोग पैदा ही नहीं हुए थे, वो इस घटना से रिलेट नहीं कर पाते। वो समझ नहीं पाते कि ये घटना भारत के इतिहास के लिए कैसे एक काला अध्याय थी। इसलिए ऐसे तमाम लोग जिन्हें उस युग के बारे में, उस समय के बारे में ज़्यादा याद नहीं है, जो
इससे, इस घटना से अपने आप को जोड़कर नहीं देख पाते। इसलिए हम आज चाहेंगे कि देश का हर व्यक्ति, देश का हर नागरिक, आजकल के जो बच्चे हैं वो भी इस इतिहास के काले अध्याय को देखें, याद करें और इसके बारे में कल्पना करने की कोशिश करें कि हमारे देश में क्या हुआ था। और आज जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज के ज़माने में ये असंभव सी बात है। आज कई बार विश्वास नहीं होता कि हमारे देश में 1975 में ये सब कुछ हो चुका है। आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय क्या कर रहे थे और इस दौरान उनकी क्या भूमिका थी। आज मैं अपने साथ एक पुस्तक लाया हूं जिसका नाम है द इमरजेंसी डायरीज, और ये वो पुस्तक है जो आज ही रिलीज हुई है। द इमरजेंसी डायरीज, ईयर्स दैट फोर्ज्ड अ लीडर। ये ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने इसको छापा है और ये किताब बताती है कि इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ थे, क्या कर रहे थे और इस दौरान इस लोकतंत्र को बचाने में उनकी क्या भूमिका थी। इस पुस्तक का विमोचन भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और ये पुस्तक बताती है कि उस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या क्या किया था और कौन कौन से नए तरीके उन्होंने अपनाए थे ताकि वो गिरफ्तार ना हो और लगातार वो अपना काम करते रहें। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज ये कहा है कि इस पुस्तक में उनकी इमरजेंसी की यात्रा का जिक्र है और ये यात्रा लोकतंत्र के काले अध्याय को दिखाती है। इमरजेंसी लागू होने से सिर्फ 3 साल पहले यानी वर्ष 1972 में प्रधानमंत्री मोदी उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक के फुल टाइम प्रचारक बने थे और उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 22 साल। इमरजेंसी से पहले जब गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ और इससे इंदिरा गांधी को राजनीतिक चुनौती मिली, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इस आंदोलन में एक युवा प्रचारक के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह क्षेत्रीय आंदोलन था और प्रधानमंत्री मोदी की शैली बाकी के कार्यकर्ताओं से बिल्कुल अलग थी। उनके काम करने का तरीका उस समय भी बिल्कुल अलग था और वो विरोध के ऐसे नए नए तरीके अपनाते थे जिससे सरकार उनके आंदोलन को दबा ना सके, यानी वो सरकार से 2 कदम आगे चलते थे। 25 जून 1975 को जब भारत में इमरजेंसी लागू हुई, उस वक्त इंदिरा गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ साथ आरएसएस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रचारकों को भी गिरफ्तार करवा लिया। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने 4 जुलाई 1975 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया और देश भर में आरएसएस के स्वयंसेवकों और आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां होने लगी। उस समय आरएसएस की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वो इमरजेंसी के विरोध को कैसे जारी रखे और यह काम 25 वर्ष के नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जमीनी स्तर पर बहुत गुप्त तरीके से चुपचाप आपातकाल का विरोध जारी रखा। लोगों तक ऐसे बुकलेट्स पहुंचाए, पोस्टर्स पहुंचाए और दूसरी लिखने पढ़ने की सामग्रियां पहुंचाई जिससे लोगों को इस तानाशाही के खिलाफ एकजुट किया जा सके, उन्हें जागरूक किया जा सके। आरएसएस चाहता था कि उसके सबसे सक्रिय और प्रभावी कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी जेल और निगरानी से दूर रहे, यानी आरएसएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि नरेंद्र मोदी उस समय पकड़े ना जाएं, नरेंद्र मोदी किसी की नजर में ना आ जाएं, क्योंकि उनका सक्रिय रहना बहुत जरूरी था और अंडरग्राउंड रहकर ही इमरजेंसी के खिलाफ अपनी सभी गतिविधियों को वो जारी रखें। ऐसा आरएसएस भी चाहता था और उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे वो गिरफ्तारी से बचते हुए अंडरग्राउंड रहें और अपना काम करते रहें। उस वक्त शायद ही गुजरात में कोई ऐसी जगह रही हो जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहचान बदलकर, अपना नाम बदलकर यात्रा ना की हो या वो वहां जाकर छुपे ना हो। वडोदरा, अहमदाबाद और राजकोट की यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बनाई जिसका नाम था बटुक भाई, और बटुक भाई के रूप में वो दिखाते थे कि वो एक व्यापारी हैं और एक व्यापारी बनकर वो इमरजेंसी के खिलाफ गुजरात के अलग अलग शहरों में जाते थे, लोगों को एकजुट करते थे, लोगों को बताते थे कि क्या करना है और चुपचाप इस लड़ाई को लड़ रहे थे एक नए नाम के साथ। इसके अलावा पुलिस से बचने के लिए उन्होंने स्वयं को एक बार स्वामी जी के रूप में भी प्रस्तुत किया और अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार की नज़र से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी संत की वेशभूषा में रहने लगे थे, कभी संत बन जाते थे और
कभी व्यापारी बन जाते थे, कभी उन्होंने एक सिख व्यक्ति का भी रूप धारण किया और उस वक्त विष्णु भाई पांड्या समेत कई नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वो इनसे संपर्क कैसे स्थापित करें। यहां भी उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। सितंबर 1976 में वो एक संत बन गए और एक स्वामी जी की वेशभूषा में गुजरात की एक जेल में पहुंच गए और वहां उन्होंने जेल के अधिकारियों से कहा कि वो जेल में बंद अपने भक्तों से मुलाकात करना चाहते हैं। और उस वक्त जेल के प्रशासन को यही लगा कि अपने भक्तों के साथ एक सत्संग करके ये स्वामी जी वहां से चले जाएंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि उस समय नरेंद्र मोदी जेल में बंद विपक्षी नेताओं और आरएसएस के नेताओं से मिलने के लिए आए थे, उनसे निर्देश लेने के लिए आए थे और इमरजेंसी का विरोध करने की रणनीति उनके साथ बात करके बना रहे थे। अब आप इस तस्वीर को देखिए, जब अंडरग्राउंड रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक सिख व्यक्ति की पहचान बनाई, एक सरदार जी की पहचान अपनाई और पुलिस को चकमा देकर वो इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन को लगातार मजबूत करते रहे। अलग अलग उनके रूप देखिए आप। इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कितने सारे रूप अपने बदले हैं। कभी व्यापारी बने, कभी एक साधु बन गए, कभी एक सिख व्यक्ति बन गए। एक बार तो पुलिस उनकी तलाश करते हुए उनके ठिकाने पर पहुंच भी गई। गिरफ्तार होने ही वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को एक सरदार जी के वेश में देखकर पुलिस को उन पर शक नहीं हुआ और प्रधानमंत्री मोदी फिर से अंडरग्राउंड हो गए। इसके अलावा उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए एक बार एक पादरी की वेशभूषा को भी अपनाया और उसकी तस्वीरें भी इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं, यहां देखिए। उस दौर में इमरजेंसी के खिलाफ प्रकाशित हुई पुस्तकें या पत्रिकाएं लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसका भी एक इलाज ढूंढ लिया था। वो जानते थे कि अगर ये सामग्री डाक के जरिए भेजी गई तो ये पूरी योजना फेल हो जाएगी। इसलिए उनकी सलाह पर आरएसएस के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने इन पुस्तकों और पत्रिकाओं को ऐसी दुकानों पर रखना शुरू किया जहां पर लोग बाल कटवाने के लिए आते थे या कपड़े सिलवाने के लिए आते थे। और उस समय ऐसी दुकानों पर चुपचाप इस तरह की पत्रिकाएं या साहित्य रख दिया जाता था। ये जो पुस्तक आज मैं लेकर आया हूं, द इमरजेंसी डायरीज, इसके पेज नंबर 50 और 53 पर लिखा है कि उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की बैठकों के लिए एक विशेष कोड वर्ड रखा, एक कोड नेम रखा और वो कोड नेम था चंदन का कार्यक्रम। मैं आपको इसमें लिखी कुछ बातें पढ़कर बताता हूं। अब आप सोचिए, आरएसएस के लोगों की जब भी कभी कोई बैठक होती थी तो बात लीक ना हो जाए, इसलिए कहा जाता था कि चंदन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे वो समझ जाते थे कि चंदन का कार्यक्रम का मतलब है कि आज कहीं बैठक बुलाई गई है। तो इसमें लिखा है, इसमें नगर भाई चावड़ा जो एक वॉलंटियर थे संघ के, उन्होंने कहा है, वो कहते हैं कि वी वुड टेल ईच अदर दैट देयर इज चंदन का कार्यक्रम एट सम स्वयं सेवक्स होम। इट मेंट दैट स्वयं सेवक्स वुड गैदर एट अ होम to prepare the strategies for the Sangh's activity over breakfast. Modi introduced us to these terms. तो ये उस समय नरेंद्र मोदी का आइडिया था कि कोड नेम रखे जाएं और उन्होंने ये आइडिया दिया कि जब भी कोई बैठक करनी हो तो उसे कहिए कि हमें चंदन का कार्यक्रम रखना है। और किसी आरएसएस के किसी भी स्वयंसेवक के घर पर इस तरह का कार्यक्रम रखा जाता था जिसको कहते थे चंदन का कार्यक्रम। असल में ये एक बैठक होती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अंडरग्राउंड रहकर भारत के लोकतंत्र के लिए उस समय लड़ाई लड़ी, उस कुशलता ने गुजरात के बड़े बड़े नेताओं जैसे नानाजी देशमुख, जॉर्ज फर्नांडिस, रविंद्र वर्मा और माधवराव मोले को प्रभावित किया और आरएसएस में अब उन्हें ज्यादा जिम्मेदारियां मिलने लगी। ये वो समय था जब बीजेपी की स्थापना नहीं हुई थी और देश में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था और उसकी जगह जनसंघ हुआ करता था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने अंडरग्राउंड रहकर लगातार 23 दिनों तक इमरजेंसी पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था संघर्ष मां गुजरात। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल ने खुद इस पुस्तक का विमोचन किया था और गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी को उस समय सब जानने लगे। और ये तस्वीर आप भी देखिए जिसमें इस पुस्तक के विमोचन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल के साथ आपको नजर आ रहे हैं। आप देखिए कोने में प्रधानमंत्री मोदी खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। इस समय उनकी उम्र
25 साल के आसपास थी। और इसी पुस्तक में एक और किस्सा भी लिखा है, बड़ा दिलचस्प है। इसमें लिखा है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी द रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी KGB वॉज क्वाइट एक्टिव इन इंडिया। मतलब जो रशिया की खुफिया एजेंसी थी KGB, वो बहुत सक्रिय थी भारत में। एंड नरेंद्र मोदी डायरेक्टेड अस टू कम्युनिकेट ओनली इन राइटिंग। एवरीवन इन आवर सर्कल वुड रीड द मैसेज एंड बर्न इट ओवर अ कैंडल फ्लेम। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई जासूसी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, सरकार ने KGB को भी लगा के रखा हुआ है। इस समय ना तो फ़ोन पर बात की जा सकती है, ना आपस में मिलना संभव है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे से अगर कोई संदेश पहुंचाना हो एक दूसरे को, तो सिर्फ एक कागज़ पर लिखकर ये संदेश पहुंचाना चाहिए। और जैसे ही आप ये कागज़ आपको मिले और आपने संदेश अगर पढ़ लिया है, तो फिर आप इस कागज़ को जलाकर नष्ट कर दीजिए। और इस प्रकार से उस समय RSS के जो कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, वो एक दूसरे के साथ बातचीत किया करते थे। कम्युनिकेशन इस प्रकार से हुआ करता था। और ये सब प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे सिर्फ 25 साल की उम्र में। ये तो फ्लैशबैक है। अब जरा देखिए, 25 साल के प्रधानमंत्री आज 25 साल के वो जो RSS के कार्यकर्ता थे, वो आज देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आज देश में क्या है, आज अगर आप कहीं भी बैठकर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी न्यूज़ चैनल के डिबेट में, किसी भी अखबार में, अपने आर्टिकल में प्रधानमंत्री की सीधी आलोचना कर पाते हैं, सरकार की सीधी आलोचना कर पाते हैं, सरकार के खिलाफ यूट्यूबर्स वीडियो बना पाते हैं, पॉडकास्ट कर पाते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो सबूत मांग पाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जासूसी भी कर पाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के समय यह कह पाते हैं कि भारत का नुकसान हो गया और भारत हार गया, बार बार अपनी सरकार से, अपनी सेना से सवाल कर पाते हैं और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा लाभ ले पाते हैं। तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी में इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए अगर आप देखेंगे आपातकाल और ये 11 साल मोदी सरकार के, आज भी हो सकता है बहुत सारे लोग आज भी इसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकालेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए कि इन 11 सालों में कौन सा विपक्षी नेता, कौन से ऐसे पत्रकार बचे हैं, कौन से ऐसे यूट्यूबर्स बचे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर आलोचना नहीं की है, सरकार की खुलकर आलोचना नहीं की है, यहां तक कि उन्होंने भारत की सेना को भी नहीं छोड़ा है। और यह सब कुछ हो रहा है इसलिए क्योंकि आज भी भारत में लोगों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है। वो अपने विचार खुलकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, चाहे इसका फायदा पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को ही क्यों ना मिलता हो। और आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि देश के लोगों को इमरजेंसी का ये दौर हमेशा याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। कुछ बुरी घटनाओं को जीवन से भुला देना चाहिए, वो सही भी है, मगर जब बात हो समाज जीवन की, राष्ट्र जीवन की, तब बुरी घटनाओं को चिरकाल तक याद रखना चाहिए, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति कभी न हो पाए। इसलिए देश का युवा और किशोर संस्कारित भी हो, संगठित भी हो और संघर्षरत भी हो। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 तारीख का ये दिन संविधान हत्या दिन के रूप में मनाने का सरकारी निर्णय किया है। तो आखिर में हम आपसे यही कहेंगे और ख़ास तौर पर आज की युवा पीढ़ी से हम यही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा समय निकालिए, अपने देश के इतिहास को भी जानिए। ख़ास तौर पर हमारे देश का ये जो काला अध्याय रहा है, इसके बारे में तो हर युवा को जानना ही चाहिए और उसके लिए आप ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें जो मेरे हाथ में है। और ये पुस्तक है द इमरजेंसी डायरीज़ और इसे छापा है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने। तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, ख़रीद कर पढ़िए, अपने दोस्तों को गिफ्ट कीजिए। कई बार आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनके लिए कोई गिफ्ट ले जाना चाहते हैं, तो ये पुस्तक एक बहुत अच्छी गिफ्ट बन सकती है। आप चाहें तो अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को ये पुस्तक खरीद कर उन्हें गिफ्ट कीजिए, क्योंकि इससे उन्हें ज्ञान मिलेगा, इससे उन्हें अपने इतिहास को समझने में उन्हें मदद मिलेगी
और वो जान पाएंगे कि हमारे इतिहास में एक काला अध्याय भी आया था 1975 में।